आप ठीक वही देख रहे हैं जो एक यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर देखता है। अभी सुबह के 2:37 हुए हैं और आप अपने लक्ष्य का शिकार कर रहे हैं। विराट, एक रूसी तेल टैंकर जिसका वजन 1,15,000 टन है। आपका मिशन है रूसी अर्थव्यवस्था को नष्ट करना। एक बार में सिर्फ एक जहाज। आज रात 2 तेल टैंकर थे। अगले हफ्ते यह संख्या 5 या 10 भी हो सकती है। कौन जानता है? यूक्रेन ने कुछ ऐसा खोजा है जो सब बदल देता है। और यह सबसे पागलपन है। रूस के पास काला सागर में एक पूरी फ्लीट है। $500 मिलियन के युद्धपोत हैं जो इन तेल टैंकरों की रक्षा कर सकते थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? यही मैं अभी तुम्हें दिखाने वाला हूं। एक चीज दिखाता हूं, वो कमजोर बिंदु जिसे रूस नहीं चाहता कि तुम जानो। नहीं, ये युद्धपोत नहीं है, ये तेल टैंकर हैं। और खास तौर पर एक गुप्त बेड़ा जिसमें 600 से लेकर 1400 पुराने जहाज हैं जिन्हें रूस तेल निर्यात करने और पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल करता है। इसे रूसी शैडो फ्लीट कहा जाता है और यही बात इसे शानदार बनाती है। ये जहाज वही एक चीज ले जाते हैं जो रूसी युद्ध मशीन को चालू रखती है। पैसा, बहुत सारा पैसा। हर महीने 3 मिलियन टन तेल काला सागर से बाहर जाता है और यूक्रेन ने पता लगाया है कि वह इस सप्लाई लाइन को $2.5 लाख के ड्रोन से तबाह कर सकता है। जानते हैं सबसे पागलपन वाली बात क्या है? रूस इन पेट्रोल टैंकरों की रक्षा नहीं कर सकता। 500 मिलियन के युद्धपोतों को उजागर करना आर्थिक चेकमेट है। आप जानना चाहते हैं यूक्रेन यहां तक कैसे पहुंचा? मैं आपको जल्दी से संदर्भ दे देता हूं। वर्ष था 2022। मार्च में रूस ने यूक्रेनी बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया था। उस समय यूक्रेन के पास जवाब देने के लिए नौसेना नहीं थी, इसलिए उन्होंने तट से नेपच्यून मिसाइलों का इस्तेमाल किया और मॉस्कवा को डुबो दिया। 12,000 टन का क्रूजर 2023 और 2025 के बीच रूसी जहाजों का शिकार करने के लिए खुद उनके बंदरगाहों में पहुंच गया। उसने पनडुब्बी रोस्तोव-ऑन-डॉन और कोरवेट इवानोवेट्स को नष्ट कर दिया। गश्ती जहाज सर्गेई कोतोव, उसने काले सागर की नौसेना को सेवास्तोपोल से नोवोरोसिस्क भागने पर मजबूर किया, जहां वह अब छुपी है। यूक्रेन समुद्री युद्ध जीत रहा था, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात महसूस की। वे 10 युद्धपोतों को डुबो सकते थे, लेकिन अगर रूस हर महीने 3 मिलियन टन तेल का निर्यात करता है तो युद्ध चलता रहता है, पैसा लगातार आता रहता है। और यहीं पर यूक्रेनियों ने अपना निशाना बदलने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ सैन्य जहाजों पर हमला करना बंद कर दिया और टैंकरों पर हमला करना शुरू कर दिया। अब क्या आप जानते हैं कि शैडो फ्लीट इतनी कमजोर क्यों है? जब पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए तो रूस अब सामान्य जहाजों का उपयोग नहीं कर सकता था। वैध कंपनियों और बीमा कंपनियों ने G7 की मूल्य सीमा से ऊपर रूसी तेल ले जाने से इनकार कर दिया। तो रूस ने एक समानांतर बेड़ा तैयार किया। 15 साल से ज्यादा पुराने जहाज, कुछ तो 20 साल से भी ज्यादा पुराने, ऐसे जहाज जो कबाड़ में होने चाहिए थे। ये जहाज गाम्बिया, मार्शल द्वीप, सेशेल्स जैसे देशों में रजिस्टर्ड हैं और हांगकांग, शंघाई, दुबई में फर्जी कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। और जानते हैं इससे भी बुरा क्या है? ये बिना वैध बीमा और सुरक्षा उपायों के चलते हैं जो अधिकांश जहाजों के पास होते हैं। कायरोस, जो हमला हुए जहाजों में एक है, 23 साल पुराना है और शंघाई की एक कंपनी इसे गाम्बिया के झंडे तले चलाती है। सब कुछ बताता है कि उसे फर्जी सर्टिफिकेशन और जहाज बिना देश का होने के कारण रजिस्टर से हटाया गया। विराट 2018 के पैटर्न का अनुसरण करता है। हांगकांग की एक कंपनी जो गाम्बिया के झंडे के तहत चलती है, समुद्र में जीपीएस बंद कर कार्गो ट्रांसफर से तेल की असली उत्पत्ति छुपाती है। और यूक्रेन को अच्छी तरह पता है कि इन कमजोरियों का फायदा कैसे उठाना है। यह ऑपरेशन लगभग शानदार है।
यूक्रेन के लोग इस्तांबुल तुर्की में हैं क्योंकि हर तेल टैंकर को तुर्की की खाड़ियों से गुजरना पड़ता है। मैं बोस्फोरस और डार्डानेल्स की चर्चा कर रहा हूं। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब शैडो फ्लीट का कोई टैंकर गुजरता है, कोई उसे देखता है, नोट करता है और रिपोर्ट करता है। इसके बाद यह पूरी तरह से गणित है क्योंकि इन जहाजों के गंतव्य सीमित हैं। काले सागर में रूसी तेल टर्मिनल बहुत कम है। नोवोरोसियस्क मुख्य है। यूक्रेन जानता है कि जहाज कहां जा रहा है, औसत गति जानता है, रास्ता निकालता है, ड्रोन तैनात करता है। सी बेबी ड्रोन की कीमत प्रत्येक $2.5 लाख है। इनकी पहुंच बहुत जबरदस्त है। ये सैकड़ों किलोमीटर तक जा सकते हैं। गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए विस्फोटक ले जाते हैं और इन्हें रियल टाइम कैमरों के साथ रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। यूक्रेन आमतौर पर तड़के सही मौके पर ड्रोन लॉन्च करता है जो तेजी से पानी में चलते हैं, जहाज के पास पहुंचकर विस्फोट करते हैं। इन हमलों में हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन खाली जहाजों पर भी हमला करता है जब वे तेल भरने लौटते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि खाली जहाज से पर्यावरणीय आपदा नहीं होती, उसमें 1 लाख टन तेल नहीं होता जो फैल जाए। यह एक रणनीति है। इससे आर्थिक नुकसान होता है, लेकिन ऐसी कोई पारिस्थितिकीय आपदा नहीं जिससे अंतर्राष्ट्रीय राय उसके खिलाफ हो। ऐसे समय में कई लोग सोचते हैं, क्या यह रणनीति काम कर रही है? देखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। 28 नवंबर के हमलों के बाद काला सागर में युद्ध जोखिम बीमा आसमान छू गया। हम लगभग 70% की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, यानी $60 मिलियन के जहाज के लिए हर यात्रा पर $2,40,000 से $3 लाख अतिरिक्त। यह सीधा मुनाफे की मार्जिन पर असर डालता है। अब इसे जरा सोचिए, रूसी तेल पहले ही भारत और चीन को छूट पर बिक रहा है। ऐसे में जब आप यह लागत जोड़ते हैं तो हिसाब नहीं मिलता। नोवोरोसियस्क से निर्यात 22% गिर गया। 3.2 मिलियन से 2.5 मिलियन टन प्रति माह हो गया। सीपीसी टर्मिनल, जिसका इस्तेमाल कजाकिस्तान करता था, उसमें 3 लोडिंग बॉय थीं। अब केवल एक ही कभी कभी काम कर रही है। तेल टैंकर फुरिया, जो रूस का तेल भारत ले जा रहा था, बाल्टिक सागर में आधे रास्ते से मुड़ गया, बस वापस लौट आया। भारतीय रिफाइनरियां द्वितीयक प्रतिबंधों और भौतिक जोखिमों से डर रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार भारत की रूसी तेल की आयात 3 साल में सबसे निचले स्तर पर आ सकती है। और वास्तव में भारत छूट पर रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन अब वह पीछे हट रहा है। अब जब आपने समस्या की गंभीरता समझ ली है तो आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन रूस के पास युद्धपोत हैं, तो वह अपने तेल टैंकरों की सुरक्षा क्यों नहीं करता? और यही चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। काला सागर बेड़ा सैद्धांतिक रूप से यह क्षमता रखता है। 2 ग्रिगोरोविच फ्रिगेट्स, 2 क्रिवाक कॉरवेट्स, मिसाइल बोट्स, पेट्रोल बोट्स। कागज पर सुरक्षा दी जा सकती है, लेकिन 3 बहुत बड़े समस्याएं हैं। पहला, बेड़ा सदमे में है। उसने मोस्कवा, रोस्तोव-ऑन-डॉन, इवानोविट्स खो दिए हैं। सूची जारी है। कमांडर जानते हैं कि हर बार बंदरगाह से बाहर निकलना जानलेवा हो सकता है। यूक्रेनी ड्रोन ने दिखाया कि वे समुद्र में सुरक्षित जहाजों को भी मार सकते हैं। दूसरा, बेड़ा नोवोरोसियस्क में फंसा है, अभ्यास नहीं करता और जटिल ऑपरेशनों के लिए कौशल नहीं बना पाता। एक टैंकर को एस्कॉर्ट करना, जबकि पानी और हवा से आने वाले ड्रोन से बचाव करना, व्यावहारिक समन्वय और प्रशिक्षित क्रू की मांग करता है। काला सागर बेड़े के पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है। और तीसरा घातक दुविधा, टैंकरों को एस्कॉर्ट करना युद्धपोतों को उजागर करना है। रूसी युद्धपोत की कीमत 500 मिलियन है। यूक्रेनी ड्रोन की कीमत 2.5 लाख है। अगर रूस टैंकर की सुरक्षा के लिए फ्रिगेट भेजता है और यूक्रेन फ्रिगेट पर हमला करने के लिए 5 ड्रोन भेजता है, तो गणना क्या होगी? क्या रूस एक हांगकांग की फर्जी कंपनी के टैंकर की रक्षा के लिए आधे अरब का जहाज गंवाने का जोखिम लेगा? इसका कोई आर्थिक मतलब नहीं है, कोई सामरिक मतलब नहीं है। यह एक ऐसा दुविधा है जिसका कोई हल नहीं है, और यूक्रेन यह अच्छी तरह जानता है, और भी ज्यादा।
अगर रूस टैंकरों को एस्कॉर्ट करना शुरू करता है तो यूक्रेन 5-10 ड्रोन झुंडों में समन्वित हमले करेगा एक साथ, जिससे रक्षा प्रणाली पर बोझ पड़ेगा और पश्चिमी खुफिया जानकारी के साथ। यूक्रेन जानता है कि रूसी जहाज कब निकलते हैं, जानता है कि वे कहाँ हैं। नाटो के विमान नियमित रूप से काला सागर के ऊपर उड़ान भरते हैं और डेटा इकट्ठा करते हैं, गतिविधियों की निगरानी करते हैं। जानकारी यूक्रेनियों तक पहुंचती है और वे जानते हैं कि रूस ने क्या किया। उसने शैडो फ्लीट के जहाज़ों को निर्देश दिया कि वे अपने AIS सत्य सिस्टम बंद कर दें। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है अदृश्य हो जाना, लेकिन यह केवल आंशिक रूप से ही काम करता है। इन जहाज़ों को तुर्की जलडमरू मध्य से गुजरना पड़ता है। उन्हें उन्हीं टर्मिनलों पर जाना होता है। रास्ते अनुमानित होते हैं, गंतव्य पहले से ही ज्ञात होते हैं। आप GPS बंद कर सकते हैं, लेकिन भूगोल नहीं बदल सकते, और इसके प्रभाव इससे भी आगे जाते हैं। कजाखस्तान बहुत नाराज है। उसका 80% तेल नोवोरोसियस्क के CPC टर्मिनल से बाहर जाता है। जब यूक्रेन हमला करता है तो वह कजाक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। उन्होंने औपचारिक विरोध दर्ज कराया है, लेकिन साथ ही वे कास्पियन सागर के रास्ते अजरबैजान को निर्यात बढ़ा रहे हैं। वे दूसरी पाइपलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रास्ते से निर्यात दिसंबर में 30% तक बढ़ने की उम्मीद है। यह एक मजबूरी में किया गया विविधीकरण है। कजाखस्तान सबसे कठिन तरीके से सीख रहा है कि वह रूस पर निर्भर नहीं रह सकता। वहीं तुर्की, खैर, वह एक नाजुक स्थिति में है। तुर्की के विशेष आर्थिक क्षेत्र में हमले हुए हैं। तुर्की अधिकारियों ने इन हमलों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये हमले नौवहन की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। लेकिन निंदा सिर्फ शब्दों में ही रही, इसका कोई वास्तविक परिणाम नहीं हुआ। तुर्की यूक्रेन को ड्रोन देता है, राजनयिक संबंध रखता है, मध्यस्थ भी है, इसलिए कीव से संबंध नहीं तोड़ सकता। इसी समय तुर्क लोग बुरे सपने से जूझ रहे हैं। कल्पना करें कि बोसफोरस के पास भरा तेल टैंकर आग पकड़ ले। इस्तांबुल को एक विनाशकारी पारिस्थितिक और नौवहन समस्या का सामना करना पड़ेगा। संभवतः वह पर्दे के पीछे यूक्रेन पर दबाव बना रहा है ताकि हमले और पूर्व की ओर किए जाएं। और एक और चीज है जो मुझे तुम्हें दिखानी है। कम से कम कहने के लिए यह एक बहुत अजीब घटना है। काला सागर में हमलों से 3 दिन पहले एक तेल टैंकर जिसका नाम मर्सिन था, अफ्रीका के तट के पास संपर्क में नहीं रहा। उस जहाज ने हाल ही में रूसी तेल पहुंचाया था। उसी रात जब यूक्रेन ने कायरोस और विराट पर हमला किया, मर्सिन डूब गया। कारण? खैर, आज तक अज्ञात है। क्या यह एक संयोग था? शायद, लेकिन यह सवाल उठाता है, यूक्रेनियन इन हमलों के साथ कितनी दूर तक जा सकते हैं? सच्चाई यह है कि कोई नहीं जानता, पर रूस इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो अब क्या हो सकता है? 3 संभावित परिदृश्य हैं। पहला, रूस सशस्त्र काफिलों का उपयोग कर सकता है, टैंकरों को इकट्ठा कर उन्हें युद्धपोतों के साथ एस्कॉर्ट कर सकता है। लेकिन इससे अच्छा निशाना बनता है। यूक्रेन बड़े हमले कर ड्रोन के झुंड भेजकर उनकी रक्षा प्रणाली को ओवरलोड कर सकता है। जोखिम बहुत ज्यादा है। दूसरा परिदृश्य यह होगा कि नाटो के कुछ देश यह तर्क दें कि बिना किसी देश के जहाजों, यानी बिना झंडे वाले जहाजों को रोका जाएगा। अगर जहाज का कोई देश नहीं है तो उसकी कानूनी सुरक्षा नहीं होती। यूरोपीय, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डेनिश नौसैनिक बल बाल्टिक और उत्तरी सागर में आक्रामक निरीक्षण शुरू कर सकते हैं और वे ऐसा पर्यावरणीय सुरक्षा और प्रतिबंधों के पालन का हवाला देते हुए कर सकते हैं। यह पुतिन के शैडो फ्लीट पर घेरा और कस देगा। तीसरा और शायद सबसे संभावित, शैडो फ्लीट अपने आप ही काम करना बंद कर देती है। मेरे साथ सोचिए, अगर आप एक जहाज के मालिक हैं और देखते हैं कि हर बार रूस जाने पर हमला होने का खतरा है, बीमा लगभग 2 गुना महंगा हो गया है, बंदरगाह क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिससे देरी हो रही है, और आपके मुख्य ग्राहक जैसे कि भारत खरीदने से डर रहे हैं। कभी कभी आप हिसाब लगाकर हार मान लेते हैं कि अब जोखिम लेना ठीक नहीं। यह पहले ही शुरू हो चुका है। जैसे तुर्की की कंपनी बेशिकताश शिपिंग ने अपने जहाज रूसी व्यापार से पहले ही हटा लिए हैं। अगर और कंपनियां इस उदाहरण का पालन करती हैं तो रूस एक छोटी होती जा रही पुरानी और खतरनाक जहाजों की बेड़े पर और भी अधिक निर्भर होता जाएगा।
और अंततः काले सागर के रास्ते तेल निर्यात करने की भौतिक क्षमता गंभीर रूप से सीमित हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूक्रेन ने आधुनिक युद्ध में हमला करने का ऐसा तरीका खोजा है जो टैंकों, विमानों या सैनिकों पर निर्भर नहीं करता। यह सिर्फ गणित और भूगोल पर निर्भर है। एक ऐसे सिस्टम की कानूनी और आर्थिक कमजोरियों का फायदा उठाते हुए जिसे खुद रूस ने प्रतिबंधों से बचने के लिए बनाया था। ड्रोन का उपयोग, जिनकी कीमत युद्धपोत से बहुत कम है। रूस को मजबूर किया जा रहा है कि वह अपनी सैन्य बेड़े की रक्षा करे या अपनी अर्थव्यवस्था की, और रूस खैर दोनों नहीं कर सकता। काला सागर अब सिर्फ नौसैनिक अभियानों का क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि यह आर्थिक युद्ध की अग्रिम पंक्ति बन गया है, और फिलहाल इस युद्ध में यूक्रेन जीत रहा है। अब मैं आपकी राय चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि विरोधी की अर्थव्यवस्था पर हमला करना मैदान में लड़ाई जीतने से ज्यादा प्रभावी है? कृपया बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको इस संघर्ष को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर किया है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे रणनीति और भू राजनीति में भी रुचि हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली विश्लेषण न चूकें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।